हाय और वेलकम है एनिमे डिकोडेड में। और ये मेरी रीकैप है 2023 एनिमे के लिए जिसका नाम किंगडम ऑफ रुइन है। अगर आपको मेरी रीकैप्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइबिंग कंसिडर करें। स्टोरी शुरू होती है जब हमें बताया जाता है कि गॉड ने ह्यूमैनिटी को क्रिएट किया और फिर उन्होंने विचेस को बनाया। गॉड मेरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने अपनी पावर विचेस के साथ शेयर की और उन्हें बोला कि मेरी जगह तुम पावरलेस ह्यूमंस को गाइड करना। द विचेस मान जाती हैं और फ्रेंडशिप के नाम पर ह्यूमंस की मदद करने की कसम खाती हैं। लेकिन प्रेजेंट डे में चीज़ें काफ़ी हॉरिफिक हो चुकी हैं। एक सीन दिखाता है जहां एक बड़ा ग्रुप अनग्रेटफुल ह्यूमंस एक विच को एग्जीक्यूट करने की तैयारी कर रहा होता है और चिल्लाता है कि उन्हें विचेस की ज़रूरत नहीं है और उन्हें इरेडिकेट कर देना चाहिए। विच विश करती है कि वो सब मर जाएं, लेकिन वो उनसे पहले ही उन्हें मार देती है। कहीं और हमारा प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम अडोनिस है, जो एक विच का अप्रेंटिस है, कंप्लेन करता है कि उसके पैर कितने थक गए हैं और कितनी ज़्यादा गर्मी है, जो कि डेजर्ट होने की वजह से सेंस बनाता है। अडोनिस फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि जिसके साथ वो ट्रैवल कर रहा है उस विच का नाम क्लोए है और वो उसकी बात नहीं सुन रही और उसे चुप रहने को बोलती है। अडोनिस चाहता है कि कम से कम वो मैजिक यूज़ करके उनकी लोकेशन चेक करे क्योंकि ओल्ड स्कूल मैप यूज़ करने से ज़्यादा कूल होता, लेकिन वो उसे इडियट बोलती है और याद दिलाती है कि मैजिक इतना चीप नहीं होता। मैप लवर थ्रेटन करता है कि वो उसे पीछे छोड़ देगा और ज़्यादा अपसेट हो जाता है जब अडोनिस बस एक डिवाइस यूज़ करके उनकी लोकेशन चेक कर लेता है। लिटिल मिस हेट्स टेक्नोलॉजी गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसने कई बार बोला था कि उस वियर्ड मशीन को यूज़ मत करो क्योंकि जो लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं वो इसी से उन्हें ट्रेस कर लेंगे। अडोनिस उसे काम करता है ये एक्सप्लेन करके कि ये कोई वियर्ड डिवाइस नहीं बल्कि एक स्मार्टफोन है और ये वाला उसने खुद बनाया है, इसलिए इससे उन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता। हमारा प्राउड लिटिल नर्ड एक्सप्लेन करता है कि उसका डिवाइस फ्री फॉर्म समनिंग मैजिक यूज़ करता है जो रेडियो वेव्स को मल्टी डिमेंशनल फोटॉन्स से रिप्लेस करता है, इसलिए आर्मी की ट्रायंगुलेशन टेक्नोलॉजी भी उन्हें नहीं ढूंढ सकती और इससे बैटरीज की भी ज़रूरत नहीं होती। टेक्नोलॉजिकल जीनियस पॉइंट आउट करता है कि आज के टाइम में मैप्स यूज़ करना काफ़ी लेम है, लेकिन क्लोए इम्प्रेस नहीं होती। प्रिंसेस जो अपनी आदतों में फंसी हुई है बोलती है कि वो फिर से मूव करने के लिए तैयार है, लेकिन अडोनिस काफ़ी सीरियस हो जाता है और पूछता है कि उन्हें बार बार भागना क्यों पड़ता है। क्लोए एक्सप्लेन करती है कि क्योंकि वो एक विच है और विचेस के अगेंस्ट एटीट्यूड्स चेंज हो चुके हैं, अब सिर्फ जिंदा रहना ही एक स्ट्रगल है। ह्यूमन सिटीज़ में ब्लेंड होना, ह्यूमन टाउन से दूर रहना, अगर देखा जाए तो वो एक विच से ज़्यादा निंजा जैसी है। अनफॉर्चुनेटली उसका टेरिबल जोक लैंड नहीं होता तो दोनों प्रिटेंड करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और आगे बढ़ते रहते हैं। जर्नी के दौरान क्लोए उसे याद दिलाती है कि उन्हें ऐसी जगह ढूंढनी होगी जो विचेस के लिए टॉलरेंट हो ताकि वो अपनी पीसफुल हैप्पी लाइफ वापस पा सकें। उन्हें अडोनिस के लिए एक स्कूल भी ढूंढना है, लेकिन हमारा ब्रिलियंट लिटिल टेक्नोलॉजी लवर सरप्राइजिंगली एक्सप्लेन करता है कि स्कूल बेकार होता है और वो उसके अंडर ही पढ़ना प्रेफर करेगा। वो उसे टीज करती है कि उसे ओल्डर विमेन पसंद है और दोनों आगे बढ़ते हैं। अडोनिस ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि क्लोए फ्रस्ट्रेटेड क्यों नहीं होती। उसे वो रेड एम्पायर बिल्कुल पसंद नहीं जहां वो रहते हैं और वो इविल लिटिल डूड डेस्परेटली ह्यूमंस को मैजिक से एराडिकेट करना चाहता है। तभी अडोनिस कुछ आता हुआ सेंस करता है और सोल्जर्स का एक ग्रुप हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करता है कि उन्होंने एक फ्यूजिटिव विच को स्पॉट किया है। अडोनिस फियरलेसली बोलता है कि वो ह्यूमंस कम को हैंडल करेगा, लेकिन क्लोए उसे रोक देती है और बताती है कि वो अभी काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड है। क्लोए, जिसके पास ज़रूर कुछ अच्छा होना चाहिए जब वो हमारे लड़के को ऐसे ही पीछे रोक रही है, आइस मैजिक से स्टार्ट करती है। जैसे ही उसके हाथ में स्टाफ अपीयर होता है, वो साय करती है और बोलती है कि ह्यूमंस कभी नहीं सीखते और अपना स्पेल अनलीश करती है। कहीं और एक आदमी जो बिल्कुल मेरे अकाउंटेंट जैसा लगता है, एम्परर गॉथ से माफ़ी मांगता है। एम्परर, जिसके मुस्ताश बिल्कुल मास्टरपीस जैसे ग्रूम्ड है, उसे इनकॉम्पिटेंट फूल बोलता है, लेकिन सूट एक्सप्लेन करता है कि क्लोए एक हाई रैंकिंग विच है जो आइस मैजिक यूज़ करती है। वो बताने की कोशिश करता है कि एक सिंगल स्क्वाडन उसे डिफीट करने के लिए काफ़ी नहीं होगा, लेकिन कहीं से एक लात आती है और उसे चुप करा दिया जाता है। मेरा अकाउंटेंट अपनी जगह रहने को कहा जाता है, लेकिन वो एक्सप्लेन करता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। एम्परर सबको चुप करा देता है और बस इतना इंस्ट्रक्ट करता है कि क्लोए को तुरंत उसके पास लाया जाए क्योंकि वो उसे एस्केप नहीं करने देगा। फाइट में वापस आते हुए क्लोए सबसे कूल पोज में होती है जो वो बना सकती है और हम देखते हैं कि वीक ह्यूमंस को डिफीट करने के बाद वो थक चुकी है। अडोनिस कुछ नहीं बोल रहा होता, लेकिन गुस्से में होता है क्योंकि क्लोए हमेशा उसे पीछे रोकती है। वो चिल्लाता है कि वो स्पेल्स यूज कर सकता है और पूछता है कि वो उसे फाइट क्यों नहीं करने देती। अडोनिस सोचता है कि वो उन मीजली विम्प्स को आराम से हैंडल कर लेता। उसे मैजिक पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं दिखता अगर वो उसे यूज ही नहीं करने देगी।
मिस फिर से इंटरप्ट करती हैं और रिपीट करती हैं कि वो अभी मैजिक में इनएक्सपीरियंस्ड हैं। ये क्रेजी किड फिर से इंटरप्ट करता है और हेवन से एक मैसिव स्वॉर्ड नीचे लाता है और पूछता है कि उसका स्टूडेंट इनएक्सपीरियंस्ड कैसे हो सकता है। क्लोए उसके वैलिड पॉइंट को एड्रेस ही नहीं करती और बस बोलती है कि अगर वो ज़्यादा वाइन करेगा तो वो गुस्सा हो जाएगी। लेकिन अडोनिस एक कंक्लूजन पर पहुंच चुका होता है और अज्यूम करता है कि वो उसे इसलिए ऐसे ट्रीट करती है क्योंकि वो भी एक ह्यूमन है उसके जैसे। उसे लगता है कि वो उसे इसलिए अपनी ही काइंड को मारने नहीं देना चाहती क्योंकि वो काफ़ी नाइस है, इसलिए चाहे वो लोग उसके साथ कितना भी बुरा ट्रीट करें वो अपनी इमोशन सप्रेस करती है ताकि वो ह्यूमन से ना लड़े और कभी उसे फाइट नहीं करने देती। अडोनिस अपनी लिमिट पर होता है और अब वो उसे प्रोटेक्ट ना कर पाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है लेकिन वो उसे रोक कर बस इतना बोलती है कि वो भी वही फील करती है और दोनों एम्ब्रेस करते हैं। एक ह्यूमन जो पॉप्सिकल स्टिक बन चुका होता है, उसके पास एक डिवाइस होता है जो उनकी लोकेशन कंफर्म करता है। तभी एडोनिस डुओ फ्लोट करना शुरू कर देता है और क्लोए शॉक्ड हो जाती है ये रियलाइज करके कि ह्यूमंस ने कुछ कंप्लीट कर लिया है। वो पॉइंट आउट करती है कि लॉन्ग डिस्टेंस फिजिकल ट्रैवल विचेस भी अचीव नहीं कर सकती, लेकिन यही हो रहा होता है। एवर हीरोइक एडोनिस उसे बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा और वो हमेशा उसके साथ रहेगा। स्पेस का एक व्यू दिखाता है, काफ़ी आउट ऑफ प्लेस टेक्नोलॉजी। ये एक स्पेस स्टेशन होता है और वहाँ के लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रांसफ़र अभी तक सक्सेसफुल है। ड्रॉप ऑफ कोऑर्डिनेट सेट हो चुके हैं और ट्रांसफ़र काउंटडाउन शुरू होता है। अर्थ पर वापस आकर एम्परर गॉथ एक स्पीच देता है। वो अपना क्राउन उतार देता है ताकि पेजेंट्स उससे रिलेट कर सकें और बोलता है कि वो उनसे उनके एम्परर के रूप में नहीं बल्कि एक ह्यूमन बीइंग के रूप में बात कर रहा है। सबसे कूल मुस्टैश के साथ एम्परर पॉइंट आउट करता है कि मैनकाइंड हमेशा मैजिक से प्रोटेक्टेड रहा है। जब भी नेचुरल डिजास्टर्स या प्लेग्स आए, ह्यूमंस विचेस पे डिपेंड करते थे, उनके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते थे, उन्हें रिवियर और फियर करते थे क्योंकि उनकी पावर ह्यूमन नॉलेज से बियॉन्ड थी, जिसे मैजिक कहा जाता है। गॉथ इसे अनजस्ट मानता है। वो बोलता है कि ह्यूमन सिर्फ वीकलिंग्स नहीं है जो विचेस के विम्स पे झुक जाए और उनसे मदद मांगे। गॉथ जो अपनी स्पीच स्किल्स से शायद बिल्ली को भी डॉग फूड खरीदने पर मना ले, उन्हें बोलता है कि मैनकाइंड की क्रिएशंस देखो, काउंटलेस एयरशिप्स आसमान में उड़ रहे हैं, उनकी मेट्रोपोलिस किसी स्टॉर्म से नहीं डरती, ऑटोमेटिक ट्रेन्स उनके शहरों में चल रही हैं जो न्यू फ्रंटियर्स खोलेंगी और उनके हाथों में उनकी विजडम का फल है, स्मार्टफोन, एक डिवाइस जिससे स्वीट गेम्स खेले जा सकते हैं और हैंडीकैप वीडियोस देखे जा सकते हैं। वो बोलता है कि ह्यूमंस मैजिक के बिना भी वीक नहीं है, वो नेचुरल वर्ल्ड को मोल्ड और कंट्रोल कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ से। गॉथ अपनी स्मूथ टॉक से बोलता है कि अब टाइम आ गया है विचेस को इरेडिकेट करने का और दुनिया को दिखाने का कि वो सुप्रीम रूलर्स हैं। एक रैंडम लड़की जेनोसाइडल मेनियाक को उसकी फैंटास्टिक मर्डर स्पीच के लिए कॉम्प्लीमेंट करती है और वो बोलता है कि विचेस के खत्म होने के बाद दुनिया पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। तभी एक बीम ऑफ लाइट स्टेज पर गिरती है और हम देखते हैं कि अडोनिस और क्लोए टेलीपोर्ट हो चुके हैं। दोनों क्राउड की बातें सुनकर गुस्सा में होते हैं और जब देखते हैं कि एम्परर गॉथ ही उन्हें लाया है तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एवर वैलियंट अडोनिस तुरंत एक्शन में आता है और क्लोए को भागने को बोलता है ताकि वो उसके लिए टाइम बाय कर सके, लेकिन उसे जल्दी ही रोक लिया जाता है और गॉथ को ये देखकर डिस्गस्ट होता है कि एक ह्यूमन लड़के को एक विच ने पाला है। फिर हम देखते हैं कि क्लोए सिर्फ अनॉइंग इंटरप्टर नहीं है, वो गुस्से से भर जाती है और गॉथ से बोलती है कि अगर उसे अपने लोगों की जिंदगी प्यारी है तो उसे उसके यंग अप्रेंटिस को छोड़ना होगा। एम्प्टी थ्रेड्स देने वाली नहीं, क्लोए एक पावरफुल एब्सोल्यूट जीरो आइस मैजिक स्पेल शुरू करती है और डिटरमिन करती है कि गॉथ की साइलेंस ही उसका जवाब है। कुछ बड़ा आने वाला है इसलिए वो सिटीजन से बात करती है। वो बोलती है कि वो सब ह्यूमंस हैं अडोनिस जैसे, इसलिए वो उनसे फाइट नहीं करना चाहती थी। अगर वो उन्हें डिस्ट्रॉय करती तो अडोनिस के पास घर वापस जाने को नहीं होता, इसलिए अब तक उन्हें जिंदा रहने दिया। लेकिन अब वो खुद को ज्यादा डेंजरस प्रूव कर रहे हैं और वो अपना स्पेल शुरू करती है। लेकिन वो शॉक्ड हो जाती है जब उसका मैजिक रुक जाता है। गॉथ अपनी इम्पेकेबल मुस्टैश के साथ एक्सप्लेन करता है कि वो साइंस की पावर को नहीं समझ सकती जो ह्यूमंस ने हासिल की है। हम मैजिक फोटोन सप्रेशन डिवाइस देखते हैं जो उसकी मैजिक को नलिफाई कर देता है और क्राउड की ह्यूमंस हंसी उड़ाते हैं जैसे उन्होंने खुद कुछ अचीव किया हो। गॉथ डाउट एक्सप्रेस करता है कि क्या उसने कभी सोचा भी था कि जिस ह्यूमन की उसने मदद की वो एक दिन उसका पीछा करेगा। अडोनिस कभी गिव अप न करने वाला अपनी पेन यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि उसकी मैजिक काम क्यों नहीं कर रही। गॉथ एक्सप्लेन करता है कि अब टाइम आ गया है विचेस के लिए दुनिया ह्यूमंस को हैंडओवर करने का और बैकहैंड से क्लोए के चेहरे पर मारता है। जैसे ये काफी नहीं था, वो कंप्लीटली एक्सपोज हो जाती है और क्राउड पिक्चर्स लेने लगता है। अडोनिस अपनी टीचर को ह्यूमिलिएटेड देखकर गुस्से से भर जाता है और सबको मारने की कसम खाता है, लेकिन फिर से रोक लिया जाता है। वो बार बार ट्राई करता है लेकिन बस इतना ही कह पाता है कि उसका वेट करें और जल्द ही वो फिर से उसके साथ होगा।
गॉथ लड़के से तंग आ चुका होता है और ऑर्डर देता है कि उसे हेड में गोली मार दी जाए। क्लोए अपना डिफाइंट एटीट्यूड बदलकर लड़के को बचाने के लिए एम्परर के सामने झुक जाती है। वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है और बोलती है कि लड़के का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी तरह एक ह्यूमन है। वो झूठ बोलती है कि उसने उसे किडनैप किया और स्लेव की तरह पाला। वो एक बेचारा मिजरेबल ह्यूमन लड़का है। बिल्कुल आउट ऑफ कैरेक्टर क्लोए भीख मांगती है और प्लीड करती है कि एम्परर उसे छोड़ दे, उसे अपने साथ जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अडोनिस डिसबिलीफ में होता है जब वो खुद को स्लेव ऑफर करती है। फ्रेंजी में वो जमीन पर लिखना शुरू कर देता है जैसे सारी सैनिटी छोड़ चुकी हो और सबको मारने की कसम खाता है। गॉथ उसकी ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं होता और गन पॉइंट करता है। क्लोए रियलाइज कर लेती है कि क्या होने वाला है और कामली अडोनिस को बुलाती है और उससे सब के लिए थैंक यू कहती है। हमें एक क्विक ग्लिम्स मिलता है जब वो पहली बार मिले थे। क्लोए ने उस होमलेस गुस्से वाले छोटे बच्चे को अपना लिया और अब वो खुश है कि वो मिले थे। वो आई लव यू कहना शुरू करती है लेकिन उससे पहले ही कोल्ड ब्लडेड गॉथ उसकी जिंदगी खत्म कर देता है। एडोनिस हॉरर में फ्रीज हो जाता है और उसका बॉडी ग्राउंड पर गिरने से पहले ही सोल्जर्स बुलेट्स की बारिश कर देते हैं। एडोनिस उन्हें रुकने के लिए भीख मांगता है लेकिन वो रिलेंटलेस होते हैं। उनकी सारी जिंदगी उसकी आंखों के सामने फ्लैश होती है और वो सोचती है कि वो सच में खुश थी। क्राउड जुबिलेशन के साथ चीयर करता है और गॉथ उसका सर काटकर उसकी मौत फाइनलाइज कर देता है। फिर हमें बताया जाता है कि गॉड ने अपनी पावर शेयर करते वक्त क्या कहा था। उन्होंने बोला था कि ह्यूमंस उनसे डरें क्योंकि वो टिमिड है। उन्होंने होप किया था कि वो फ्रेंड्स बनेंगे और इटर्नल पीस लाएंगे, लेकिन अगर वो एक दूसरे से नफरत करे और लड़े तो केओस का अंधेरा दुनिया को घेर लेगा। क्लोई के मरने के बाद एडोनिस रेजिंग फ्यूरी से भर जाता है और असली स्टोरी शुरू होती है। हम 10 साल आगे बढ़ते हैं। एक कपल प्रिजनर्स खाने को लेकर झगड़ रहे होते हैं, लेकिन एक लड़की जिसका नाम डोका है उन्हें अपना खाना ऑफर करती है ताकि वो रुक जाएं। रूड गर्ल्स में से एक उसका ऑफर ले लेती है, लेकिन डोका की फ्रेंड एना पॉइंट आउट करती है कि डोका ने पहले भी किसी और को अपना खाना दे दिया था। डोका फिर भी पॉजिटिव रहती है और एक अजीब सी डांस करके दिखाती है कि उसके पास अभी भी काफ़ी एनर्जी है। एना पॉइंट आउट करती है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, गियर एक्सपेंशन की वजह से लोग एक दूसरे से लड़ना बंद नहीं करते। वॉर्स कभी रुके ही नहीं। वो याद करती है कि उसे बताया गया था कि विचेस के खत्म होने के बाद ह्यूमैनिटी खुश हो जाएगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। एना हमेशा पॉजिटिव रहते हुए अपनी एक्सपर्ट लेवल पपेटियरिंग से मूड हल्का करती है। उस पपेटियरिंग एक्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि वो प्रिजनर्स हैं क्योंकि वो एम्पायर से हार गए थे। डोका पपेट यूज करके एना को अश्योर करती है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी सोल्जर्स आते हैं और प्रिजनर नंबर 218 को बुलाते हैं। बाकी लोग गॉसिप करते हैं कि जिन्हें भी बुलाया जाता है वो कभी वापस नहीं आते। एना घबरा जाती है जब उसे रियलाइज होता है कि वो नंबर 218 है। सोल्जर्स बोलते हैं कि प्रिजनर सामने आए और डोका बिना डरे आगे बढ़ जाती है। डोका को ले जाया जाता है और एना डिसबिलीफ में रह जाती है क्योंकि वो उसका नंबर था। जैसे ये कम ड्रामेटिक था, वैसे ही हम देखते हैं कि डोका अपने पपेट्स छोड़कर जाती है जिन पर नंबर लिखा होता है। डोका को एक जगह ले जाया जाता है जहां उसे बताया जाता है कि वो एक स्लेव के रूप में काम करेगी। वो देखती है कि जो मना करते हैं उनके साथ क्या होता है। एक फ्लैम्बॉयंटली ड्रेस्ड वार्डन एक्सप्लेन करता है कि उसे एम्पायर की सर्विस करनी होगी जैसे सब करते हैं। वो बोलता है कि प्रिजन चलाने में पैसा लगता है, टैक्स पेयर्स का पैसा, एम्पायर के लोगों का ब्लड टैक्स। वो पूछता है कि गियर एक्सपेंशन और ह्यूमन सिविलाइजेशन के एक्सप्लोजिव राइज के पीछे कौन था, किसने अपनी साइंटिफिक और मिलिट्री पावर यूज करके विचेस को डिफीट किया और ह्यूमैनिटी के लिए डिग्निटी हासिल की। वो खुद ही जवाब देता है कि वो थे रिया एम्पायर। वो श्योर होता है कि डोका अच्छी प्राइस लाएगी और उसके साथ सेल्फी लेता है, लेकिन तुरंत रिग्रेट करता है जब डोका उसकी उंगली काट लेती है। डोका एस्केप करने की कोशिश करती है और वार्डन के फोन से सारे सेल्स ओपन करना चाहती है, लेकिन टेक्नोलॉजी वॉइस ऑथेंटिकेशन यूज करती है। वो पहले पोलाइटली बोलती है लेकिन काम नहीं होता। फिर वो वार्डन की आवाज कॉपी करती है। लकीली उसकी फेमिनिन वॉइस फ्लैम्बॉयंट वार्डन से काफी मिलती है और काम हो जाता है। वो सब प्रिजनर्स को भागने को बोलती है और केओस शुरू हो जाता है। केओस के बीच डोका एक स्पेशल सेल की तरफ जाती है जो एक बहुत पावरफुल इंसान के लिए बना होता है। डोका को गिरा दिया जाता है, लेकिन सोल्जर्स पॉइंट आउट करते हैं कि सारे सेल्स खुल रहे हैं और वो बहुत बड़ी ट्रबल में है। तभी अलार्म्स बजने लगते हैं और चेंबर खुलना शुरू होता है। गार्ड्स पैनिक करते हैं और हम देखते हैं कि ये गुस्से से भरा हुआ एडोनिस है।
गार्ड्स डर से कांप रहे होते हैं और एडोनिस अपनी शैकल्स तोड़कर आजाद हो जाता है। एक गार्ड डरते हुए बोलता है कि प्रिजनर नंबर 10001 फ्री हो चुका है और रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन टाइम नहीं होता, इसलिए वो गलत डिसीजन लेते हैं और उसे वापस चेंबर में डालने की कोशिश करते हैं। ये बेकार लोग सोचते हैं कि सब एक साथ जाने से मदद मिलेगी, लेकिन एडोनिस बिना एक शब्द बोले एक को तुरंत मार देता है और बाकी दो को भी ईजिली खत्म कर देता है। डोका, जो शायद अपने पपेट्स को मिस कर रही होती है, बुरी तरह से डर जाती है। एडोनिस उसकी तरफ बढ़ता है। वो भीख मांगती है कि वो कुछ ना करे, लेकिन उसके अंदर बेइंतहा गुस्सा होता है। वो उस पर शॉट फायर करता है, लेकिन सिर्फ उसकी चेन्स तोड़ता है और उसे जिंदा छोड़ देता है। प्रिजन के सारे गार्ड्स के लिए अनाउंसमेंट होता है कि सारे सेल डोर्स और कॉरिडोर पार्टीशंस ओपन हो चुके हैं। कहीं और डायरेक्टर यमातो, जिनके कान स्पेस से भी दिख सकते हैं, एक ब्लॉन्ड लड़के को सिचुएशन हैंडल करने को बोलते हैं और उसे क्लास 5 से ऊपर के वेपन्स यूज करने की परमिशन देते हैं। लड़का बहुत कैजुअली बात करता है, जो वाइस डायरेक्टर यूकी को बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसे भेज दिया जाता है। यूकी बोलती है कि वो उस ब्लॉन्ड लड़के को एक दिन मार देगी, लेकिन यमाटो वॉर्न करता है क्योंकि वो भी उनकी तरह हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव है। प्रिजन में केओस जारी रहता है और वार्डन को बताया जाता है कि कन्फिस्केटेड आइटम स्टोरेज भी ओपन हो चुका है। उसे यकीन नहीं होता कि डोका ने उसके फोन का वॉइस ऑथेंटिकेशन क्रैक कर लिया और उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का आता है कि उसने उस एक इंसान को फ्री कर दिया जिसे एस्केप नहीं करने देना चाहिए था। कहीं और हम एडोनिस को बिल्डिंग के टॉप पर देखते हैं। वो अपनी पावर टेस्ट करने के लिए एक बुलेट फायर करता है और एक रिटन स्टाइल समनिंग मैजिक यूज करता है, जिसका नाम गेन है। एडोनिस सिर्फ एक ही गोल के साथ चिल्लाता है कि अब हर एक सिटीजन को खत्म करने का टाइम आ गया है। प्रिजन में ब्लॉन्ड लड़का रिपोर्ट करता है कि उसने पूरा इंटर्नमेंट कैंप सर्च कर लिया है, लेकिन लड़के का निशान नहीं मिला। उसे पता चलता है कि एक बिल्डिंग पर मैसिव शेल गिरा है। वो तुरंत वहां जाएगा, लेकिन पहले केओस का रीजन साफ करेगा। सिटी में वापस डोका कंप्लीटली टूट चुकी होती है। वो खुद को ब्लेम करती है जो होने वाला है उसके लिए, क्योंकि वो एडोनिस को नहीं रोक पाई। एडोनिस शहर में घूमता है और न्यूज दिखाती है कि एक मैसिव आर्टिलरी शेल जैसा ऑब्जेक्ट एक बिल्डिंग पर गिरा है। डैमेज का एक्सटेंट क्लियर नहीं है, लेकिन ये नेबरिंग नेशंस का अटैक भी हो सकता है। एडोनिस सोचता है कि क्लोई उसे इस सब के लिए प्रेज नहीं करती। वो इमेजिन करता है कि क्लोई क्या कहती। रिवेंज लेने से वो वापस नहीं आएगी। वो चाहती थी कि वो सिर्फ अपनी जिंदगी जिए। उन बातों से उसे थोड़ा कंफर्ट मिलता है, लेकिन कुछ बदतमीज लोग उसे क्रीप बोल देते हैं जब वो खुद से बात करता हुआ देखते हैं। एडोनिस मानता है कि 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूल सकता क्लोई की आंखों का लुक, उसकी आवाज और वो वर्ड्स जब उसने बोला था कि वो उसे प्यार करती थी। वो भी मानता है कि वो उसे प्यार करता था। जैसे ही वो अपनी रिटन स्टाइल समनिंग मैजिक यूज करता है, जमीन कांप उठती है और एक जायंट समन होता है। पुलिस को कॉल्स आती हैं, लेकिन वो जायंट की बात पर यकीन नहीं करते जब तक एक कार उनके बिल्डिंग पर क्रैश नहीं कर जाती। ड्राइवर किसी बहुत बड़े चीज से डरा हुआ होता है, लेकिन पुलिस फिर भी यकीन नहीं करती। एक डिटेक्टिव डिसाइड करता है कि ड्राइवर ड्रग्ड है और उसे अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन जल्द ही अपनी गलती समझ जाता है जब वो जायंट को देख लेता है। जायंट शहर को तबाह कर रहा होता है, लोगों की जान खतरे में होती है। एडोनिस शहर के सेंटर की तरफ बढ़ता है और बोलता है एम्परर गॉथ भागने की कोशिश ना करे। इंपीरियल साइड पर यमातो को जायंट के बारे में बताया जाता है, जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से गुजरते हुए उनकी तरफ आ रहा होता है। वो उसे रोक नहीं पाते और एम्परर से कांटेक्ट फेल हो चुका होता है, लेकिन क्वीन बताती है कि एम्परर ठीक नहीं है। इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। एयर सपोर्ट और आर्मर्ड सोल्जर्स को भेजा जाता है। यमातो को पता चलता है कि एडोनिस और उसकी क्विल प्रिजन से गायब है, जिससे क्लियर हो जाता है कि जायंट मैजिक से पावर्ड है। मैजिक सप्रेशन डिवाइस को एक्टिवेट करने का प्लान बनता है, जो अंडरग्राउंड रखा हुआ था, लेकिन अनश्योर होता है कि 10 साल बाद काम करेगा या नहीं। जायंट तबाही मचाए रहता है। टैंक्स आते हैं, लेकिन उनके शेल्स सीधे नहीं जा पाते। एडोनिस उन्हें स्कम बोलता है और एक बिल्डिंग पंच करता है, जिसका डिब्री टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यूकी एक्सप्लेन करती है कि एडोनिस ने 10 साल कन्फाइनमेंट में अपनी पावर को सिमुलेशन के थ्रू परफेक्ट किया। एडोनिस बोलता है कि अगर क्लोई को मारना ह्यूमैनिटी का गोल था, तो जो भी इस देश में रहता है वो सब गिल्टी है। वो जायंट गैटलिंग गन समन करता है और क्राउड पर गोलियां बरसा देता है। फाइटर जेट्स जायंट पर अटैक करते हैं, मिसाइल सिविलियंस को भी खतरे में डाल देते हैं। एक ऑर्फन बच्चे को मरने से डोका बचा लेती है और बोलती है कि वो एडोनिस को रोकने जा रही है। एडोनिस सोल्जर्स से घिरा होता है। इंपीरियल कासल में एम्परर बीमार होता है। क्वीन उसे रीअश्योर करती है। वो कर्स के बारे में सोचता है, लेकिन रिग्रेट नहीं करता। एडोनिस एक सोल्जर को मार देता है।
डोका उसे रोकने की कोशिश करती है। इनोसेंट शब्द उसे ट्रिगर कर देता है। वो बोलता है सब ह्यूमंस एनिमी हैं। डोका बोलती है क्लोई ये नहीं चाहती थी। एडोनिस गुस्से में आकर उसे क्लोई का नाम लेने से मना करता है। डोका बताती है कि एडोनिस उसका नाम है जो दुनिया की ग्रेटेस्ट विच ने अपने स्टूडेंट को दिया था। वो बताती है कि विचेस जिंदा है और क्लोई को वापस ला सकती है। एडोनिस पहले गुस्सा होता है लेकिन फिर होप फील करता है। डोका बोलती है उसे क्लोई की मेमोरीज चाहिए। एडोनिस टूट जाता है और रो पड़ता है। फिर डोका को गोली लग जाती है। ईओ उसे शूट करता है और बोलता है उसे अफसोस है कि दोनों को एक साथ नहीं मार पाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस रिकैप। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और फ्यूचर पार्ट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल रिंग करें।